जय हिंद। मैं ऑडिबल? उसको ग्लास में दे, ग्लास लेके आ। हाँ भाई। आज बायो रिवाइज किया 2 घंटे। ओके। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। योगेश, तुम गधे हो गया थोड़ा सा। यहाँ ऐड कैसे आ सकता है? पढ़ ले भाई। क्या पढ़ा दिन भर भाई आज? मैंने आपको एक लिंक दिया था, वो देख के आए हो क्या? क्या वो देख के आए हैं आप? मेरा ग्लास में। गरम गरम। चलो भाई। ओके। वेडिंग शूट। अरे भाई वो वेडिंग शूट ऐसी था यार। एआई था। आपको लगता है कि वेडिंग शूट वूट ऐसे हो सकता है भाई? चलो। वेलकम। जुनैद, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यूजुअली? हाफ एन आवर और 1 घंटे बहुत। ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ी। चालान कट गया बाइक का, अफकैट का हो गया? नहीं ऋषभ, अफकैट 2 तक हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप अफकैट 1 के बैच में हो प्रभु, तो उसके पहले ही खत्म करेंगे ना। क्या सवाल पूछते हो? एक पूछ रहा है। यार। ओके। चलो। 1 सेकंड रुकना गाइस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी एंड सीएपीएफ वाले होंगे वेलकम यार, ठीक है। एंड एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बिफोर कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम कॉमन पढ़ेंगे, राइट। उसका पर्पस क्या है वो भी आपको मालूम चल जाएगा अभी जब हम पढ़ेंगे। एंड मैं पढ़ाऊं उसके पहले, राइट, मैं आपको दिखा देता हूं स्लाइड हमारी कैसे है। ओके। और कैसे मैं आपको हर एक चीज ड्रॉ करके लिख के पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड इसके पहले मैं आपको भी एक जैसे एक रील मैंने पोस्ट की थी वाटर वेपर के ऊपर, एक पीवाईक्यू को मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट। तो आपको मैं बेसिकली, अगर वो रील आपने नहीं देखी तो प्लीज देख लेना, मैंने ग्रुप में आपके लिंक शेयर किया है, ठीक है। सो उसको दिखाकर मैं आपको ये दिखा रहा था कि यार कितने माइन्यूटली, कितने माइन्यूट लेवल पर जाकर अपने को पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारा जो कि अगेन बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। एक सेकंड जरा मैं इसको बंद कर लूं। हाँ। सो ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, ठीक है। हर एक एग्जामिनेशन में आपकी वो सेम चीजें आपको मिलने वाली। जो मैंने अभी एक रील आपको शेयर किया है उसमें एक सवाल है आपके सिविल सर्विसेज का, और दूसरा सवाल है आपके हमारे सीडीएस का। ओके। और दोनों का अगर आप सवाल देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ कितना अच्छा सवाल है वो, राइट। ध्यान रखना। ओके। तो बिफोर आई स्टार्ट, एक बार मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं। ओके। ये रफ पेज होगा जो हम यूज करेंगे ज्योग्राफी में चीजें ड्रॉ करके बताने के लिए आपको। ये सारी चीजें, ये तारे वारे तुमको दिख रहे होंगे अभी। यहां से मैं स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली ज्योग्राफी में आपके कई सारे डोमेन्स होते हैं, बट मेरा पर्सनल फेवरेट है क्लाइमेटोलॉजी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम क्लाइमेट पे फोकस करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पे फोकस करेंगे, जहां पर इंसोलेशन से लेकर, राइट, ये सारे जो ब्लैंक पेज हैं यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके कुछ तुमको समझाऊंगा। तो ये आपकी स्लाइड रहने वाली है, राइट। जहां, और जितनी भी लाइन, जितनी भी बातें यहां लिखी गई हैं, आई एक्सप्लेन एवरी सिंगल चीज। एंड हर एक लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग कि जो आपके एग्जाम में सवाल बनेगा वो इन्हीं लाइंस से बनने वाला है। तो कृपया करके बस एक रिक्वेस्ट है कि रेगुलर रहना इन क्लासेस में, ठीक है।
कुछ चीजें बोरिंग भी लगेंगी, उसको भी एक्सप्लेन करना मेरा काम है, तो मुझ पे छोड़ देना। लेकिन हाँ, चीजें रिवाइज करना, राइट, रेगुलर रहना, बस यही कुछ चीजें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। बाकी तो मैं आपको बस दिखाता चला जाऊंगा, राइट, एंड आपको खुद दिखेगा कि हाँ किस लेवल की स्लाइड बनाई गई। सो अच्छी है, गुड, गुड टू स्टार्ट। सो ये पहली क्लास है हमारी सीएपीएफ की, एंड ज्योग्राफी की पहली क्लास है, एंड आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी यहाँ चांद तारों के बीच में। ठीक है, शुरू करें, रेडी? चलो ग्रेट, ओके। अब एकदम शांति से सुनना, ठीक है? एकदम शांति से सुनना और बस शांत रहना। हिमांशु पढ़ ले भाई, मेरे प्लीज रिक्वेस्ट है यार, ठीक है? प्लीज सजेशंस मत दो भाई कि हम ये पहले भेज दें बाद में भेज दें। पर्पस स्लाइड का नहीं है, पर्पस ये नहीं कि आप ये नोट्स बना लोगे, पर्पस ये है कि आप चीजें समझ पाएंगे, कोई भी टॉपिक हमारा होगा वो आप समझ पाएंगे, ठीक है? चलो, सो ज्योग्राफी का सेक्शन हमारा है पहला क्लाइमेटोलॉजी, जहां पर हम पढ़ते हैं अबाउट क्लाइमेट, ओके? और व्हेनेवर आई से क्लाइमेट, तो क्लाइमेट से सबसे पहले हम याद रखेंगे हमारा इन्वायरमेंट, ओके? और इन्वायरमेंट से याद रखेंगे हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं इन्वायरमेंट डे हमारा, 5 जून। थीम मैं आपसे नहीं पूछूंगा बिकॉज आप भूल चुके हैं, मुझे पता है, ओके? 5 जून को दोस्तों हम मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज आपकी ये है, ठीक है? तो हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसका पीवाईक्यू भी करते रहेंगे, ओके? तीन चार आपके ऐसे कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे क्लाइमेटोलॉजी में जिनको लेकर आपको क्लैरिटी अभी शायद नहीं होगी, लेकिन वो मैं डेवलप कर दूंगा। आपने एक वर्ड सुना होगा इंसोलेशन, कि व्हाट इज इंसोलेशन, क्या होता है भैया? इसके अलावा एक वर्ड आपका होता है रेडिएशन, रेडिएशन। देन वी हैव एल्बिडो, ओके? सो इंसोलेशन, रेडिएशन, एल्बिडो, उसके अलावा जो आपके गैसेस की लेयर होते हैं, गैसेस के जो आपके लेयर्स हैं, ओके, इनके ऊपर भी खूब सवाल आते हैं। एंड देन फिर हम मूव करेंगे किस पे? नॉर्मल आपका जो टेम्परेचर हमारा कैसे बिहेव करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होता है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ओके? देन आप पढ़ते हैं आइसोथर्म क्या होता है, उसकी शिफ्टिंग कब होती है ऊपर नीचे। देन आप पढ़ते हैं प्रेशर सिस्टम क्या है, पूरे हमारे दुनिया में कहां पर कैसा प्रेशर होगा, इक्वेटर पर कैसा होगा, पोल पर कैसा होगा। देन विल स्टडी कि हवाएं कैसी चलती हैं, हवाएं के भी कई सारे प्रकार आप पढ़ेंगे। साइक्लोन कैसे आता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स जो आपका हो सकता है पढ़ाई में आपके, वहां से हम अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से प्लीज रेगुलर रहना। बीच बीच में हम सीएपीएफ के पीवाईक्यूज भी देखेंगे, राइट? सीडीएस के भी पीवाईक्यूज देखेंगे, ठीक? परफेक्ट। एंड ये सीएपीएफ की पहली क्लास है हमारी, सो वेलकम, थैंक यू सो मच आने के लिए, राइट? एंड जर्नी विल बी अमेजिंग। जो लोग पेपर 2 के बैच में है वो एक हफ्ते बाद आपका शुरू होगा, राइट? तो आप रिस्पेक्टिव अपने ग्रुप्स में है, उसी में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डायरेक्ट एक्शन, कम बातें ज्यादा काम, ठीक है? चलो, सो फर्स्ट एंड फर्स्ट सबसे चीज ये है, एक टर्म आप सीखते हैं दोस्तों, राइट, क्लाइमेटोलॉजी में। वो टर्म आपका होता है एडवेक्शन। बहुत लोग एडवेक्शन वर्ड समझ नहीं पाते, एडवेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है। तो पहले मैं आपको इन्हीं दोनों वर्ड्स में डिफरेंस बताऊंगा कि व्हाट आर एडवेक्शन एंड कन्वेक्शन। तो जो एडवेक्शन हमारा वर्ड होता है, एडवेक्शन, एडवेक्शन का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आपके हीट का ट्रांसफर होता है हॉरिजेंटल मेथड से। और हीट का ट्रांसफर का मतलब, नॉर्मल अगर कोई भी चीज मूव करती है तो उसके लिए आपको प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है, ओके? तो दो चीज प्लीज ध्यान रखना, जहां पर गर्मी आपको मिलेगी, जहां पर भी वार्म टेम्परेचर होता है, वहां पर जो हवाओं के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ भागते हैं। अभी मैं आपके पीछे आग जला दूंगा, क्या होगा? उछलने लगोगे ना राइट? आपके पीछे अभी आग लग जाए तो क्या होगा? आप उछलने लगेंगे। ऐसे आप समझ लो कि अगर भैया जी गर्मी बहुत ज्यादा होगी कि तो नीचे के पार्टिकल्स आपके उड़कर ऊपर पहुंच जाएंगे। जब नीचे के पार्टिकल्स ऊपर पहुंच जाएंगे तो नीचे बन जाएगा लो प्रेशर, एंड ऊपर बन जाएगा दोस्तों हाई प्रेशर। परफेक्ट। नीचे लो प्रेशर, ऊपर बन जाएगा हमारा हाई प्रेशर, ओके? ये एक चीज ध्यान रख। सिमिलरली जहां पर ठंडा माहौल होगा, जहां पर कोल्ड टेम्परेचर होगा, कोल्ड जगह पर क्या होगी? कोल्ड हवाएं भारी होती हैं, ओके?
जो आपकी ठंडी हवाएं होती हैं वो डेंसर होती है, भारी होती है, राइट? तो वो नीचे की तरफ डिसेंड करेंगी, वो नीचे गिरने लगेगी, नीचे दोस्तों आपकी गिरने लगेगी। आई नो कुछ डाउट हो सकता है आपके मन में, जिनकी पहली क्लास है ये, ठीक है, मैं भी वो ले लूंगा डाउट लास्ट में, पर अभी प्लीज पढ़ते हैं, ठीक है, वो फ्लो ब्रेक नहीं करते। तो दोस्त हवाएं जहां पर उठ जाएंगी, नीचे लो प्रेशर बनेगा, ऊपर हाई प्रेशर बनेगा, और जहां पर कोल्ड माहौल होगा, कोल्ड एरिया होगा, कोल्ड एरियाज में क्या होता है, आपकी हवाएं गिरती हैं तो जमीन पर बनेगा हाई प्रेशर, और जमीन के ऊपर आपका बना होगा, ऊपर का मतलब हो गया 10-12 किलोमीटर ऊपर बना होगा आपका लो प्रेशर। तो ये चार चीजें हैं जो ध्यान रखना है, और एक कोर है आपके ज्योग्राफी का या आपके क्लाइमेटोलॉजी का, यू नीड टू हैव प्रेशर डिफरेंस। आप मोबाइल को अपने चार्जिंग में लगाते हैं, मोबाइल चार्ज क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस, ओके, इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, चार्जेस का डिफरेंस है, आपके फोन में चार्जेस कम है, डिस्चार्ज है आपका फोन, एंड सॉकेट में ज्यादा होगा, हाई से लो मूवमेंट हो जाएगी। सिमिलरली दोस्तों क्लाइमेटोलॉजी में एक चीज ध्यान रखना कि अगर हवाओं को मूव करना है या किसी भी चीज को मूव कराना है, देन यू नीड टू हैव प्रेशर डिफरेंस। ये है आपका बेसिक। और प्रेशर डिफरेंस में जहां गर्म गर्म एरिया होगा, गर्म एरिया में बनता है लो प्रेशर जमीन पर, ठंडे एरिया में जमीन पर बनता है हाई प्रेशर। उसका रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया। यह है पहली चीज। अब एडवेक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस क्या होता है? सो एडवेक्शन इज नथिंग बट इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर हो रहा होता है थ्रू हॉरिजेंटल मूवमेंट, हॉरिजेंटली या हॉरिजेंटल मूवमेंट के थ्रू आपके जब हीट का ट्रांसफर दोस्तों होता है उसको आप कहते हैं एडवेक्शन, ओके। एंड सेकंड वी हैव कन्वेक्शन। सेकंड है दोस्तों हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या है? कन्वेक्शन इज नथिंग बट वर्टिकल हीटिंग, वर्टिकल हीटिंग, ओके। जो आपकी वर्टिकल हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर की, वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड दोस्तों हमारा कन्वेक्शन, ध्यान रखिएगा, ओके। सो कन्वेक्शन इज वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एडवेक्शन इज हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ योर, या हॉरिजेंटल तरीके से जब आपकी हीट का ट्रांसफर होता है। नाम थोड़ा लगता होगा, एडवेक्शन का मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं। एडवेक्शन इज आपका दोस्तों हॉरिजेंटली कुछ भी ऐसे मूवमेंट होगा, हीट का बेसिकली ट्रांसफर होगा, वो आएगा एडवेक्शन में। एंड कन्वेक्शन में वर्टिकल हीटिंग होती है, ओके। तो एटमॉस्फेयर में आपको कन्वेक्शन भी देखने को मिलेगा एंड आपको एडवेक्शन भी देखने को मिलेगा, दोनों चीज देखने को मिलेगी। एंड उसके पहले कुछ चीजें जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूं वो ये है, ये कुछ आपका बेसिक है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं जिससे आपको समझ में आए कितना बेहतरीन टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। लेट मी टेल यू अ फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ठीक है। आपको पता है जो आपका इक्वेटर है, इट इज नॉट द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। बहुत ऑब्वियस है, हमें इतनी ज्योग्राफी आती है भैया कि हमें पता है कि ये हमारा इक्वेटर होता है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं, इसको भैया इक्वेटर बोलते हैं। इतनी बातें हम सबको पता होती है, और हमें ये मालूम होता है कि जो हमारे सन जी हैं वो यहां से यहां तक ही घूमते रहते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम इक्वेटर के ऊपर रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं। तो इससे बहुत लोग को ऐसा लगता है कि इक्वेटर इज हॉटेस्ट प्लेस, लेकिन ये बात प्लीज ध्यान रखना कि इक्वेटर इज नॉट द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। इक्वेटर इज नॉट द हॉटेस्ट प्लेस, ठीक है। इक्वेटर हमारा हॉटेस्ट प्लेस नहीं है। तो जरा क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि अर्थ पर हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है आपके हिसाब से? अर्थ पर हमारे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? कोर, अबे अर्थ पर पूछ रहा हूं। डेथ वैली, टॉरिड जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, ओके, ट्रॉपिक्स, ओके, आईटी सीजेड पक्का। तो आईटी सीजेड तो इक्वेटर पर भी होता है यार, मेजोरिटी ऑफ टाइम होता है। दिल्ली ओ भाई यार, ठीक है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ठीक है चलो, ओके, समझ गया आपको नहीं आता। पुष्पेंद्र, इसको हिंदी में क्या बताऊं प्रभु? ये क्या मैं फारसी बोल रहा हूँ क्या? हिंदी तो बोल रहा हूँ भैया। अब इक्वेटर की हिंदी पता नहीं क्या होती है यार, वो तो मैं नहीं बोल सकता भाई। इक्वेटर को तो इक्वेटर ही बोलूंगा यार। ठीक है, तो वेरी गुड, आधे लोगों ने सही जवाब दिया है। इट इज नॉट इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर इज नॉट द हॉटेस्ट प्लेस, इट इज एक्चुअली आपका सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, लिख लो प्लीज, ठीक है। इक्वेटर नहीं होता, ये आपका होता है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट।
सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो हमारे होते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली आई गेस 30 डिग्री के आसपास मिलता है, ठीक है आपको, दोनों जगह ऊपर नीचे, ठीक है, वो आपके होते हैं हॉटेस्ट प्लेस। ठीक, उसका रीजन क्या है? बिकॉज वहां पर बारिश नहीं है, ठीक है, नो रेन नो क्लाउड्स, ठीक है, हवाएं गिर रही हैं या हाई इंसोलेशन भी उधर हो रहा होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपके रीजन, ठीक है। तो ये एक फैक्ट ध्यान रखना कि इक्वेटर पहली बात तो हॉटेस्ट प्लेस नहीं है, ठीक। एक और आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, एक अपने एटमोसफियर का। रेनबो जो आपको दिखता है ना, रेनबो ऐसे, आपको रेनबो ऐसे दिखता है ना, ऐसे 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 करके, है ना, 7 रंग। पता है रेनबो एक फुल सर्कल होता है। रेनबो इज एक्चुअली अ फुल सर्कल। रेनबो इज अ फुल सर्कल, लेकिन हमें केवल हाफ दिख रहा होता है। ओके, हमें केवल रेनबो इतना दिख रहा होता है, ठीक। बट कभी अगर आप प्लेन वगैरह में बैठे हो ना, और उस टाइम पर अगर कहीं पर रेनबो बना होगा, तो आपने अगर देखा हो तो मेरे भाई उस टाइम पर रेनबो आपका फुल बनता है। मतलब ऊपर से आपको फुल दिखेगा, ऊपर से आपको फुल सर्कल रेनबो दिखेगा, लेकिन नीचे से आपको रेनबो हाफ दिखता है। और जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि रेनबो हमारा, रेनबो किस फिनोमेना से होता है, राइट। या रेनबो के अंदर आपके हमारे कितनी बार प्राइमरी रेनबो एक होता है, एक होता है सेकेंडरी रेनबो। रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा होता है, रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा होता है। आप देखेंगे ऐसे ड्रॉप के अंदर ऐसे लाइट आई, यहां हुआ रिफ्रैक्शन, अंदर गया यहां हुआ रिफ्लेक्शन, यहां हुआ रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो। फिर आपको मैं बढ़ाऊंगा सेकेंडरी रेनबो, जहां पर आप ऐसे आएंगे, यहां हुआ रिफ्रैक्शन, यहां हुआ रिफ्लेक्शन, यहां हुआ फिर रिफ्लेक्शन, यहां हुआ फिर आपका रिफ्रैक्शन, ऐसे करके चीजें पढ़ेंगे। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बस तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो रेनबो इज एक्चुअली अ फुल सर्कल, इट इज नॉट हाफ सर्कल, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक और बहुत बचपन का हमारा कंफ्यूजन रहता है ज्योग्राफी में, कि भैया सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, जरा बताओ। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, क्या लगता है दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? गोबी? अच्छा। सहारा? अच्छा। और देख लो यहां ही लगभग 20-30% लोग ने सही जवाब दिया है, बस थार। थार कैसे बोल सकते हो, लखनऊ। हॉट या ओके, अंटार्कटिका, ठीक है, सहारा। सो अभी कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है दोस्त, इट इज नॉट सहारा, ओके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉट डेजर्ट पर्टिकुलरली, आई एम टॉकिंग अबाउट हॉट प्लस कोल्ड में कोई भी हो, ठीक है। सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है मेरे भाई आपका अंटार्कटिका। इट इज अंटार्कटिका, ध्यान रखना। अंटार्कटिका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, ओके। हम नो, यहां पर आप पर्टिकुलरली केवल हॉट की बात नहीं कर रहे हो, कंबाइन बात कर रहे हो। तो इस चीज को भी कृपया भाइयों ध्यान रखना। और एक आपने सहारा नाम लिया, आपको पता है सहारा डेजर्ट आज से लगभग हजारों साल पहले, और मैंने इसे हजार का मतलब है 10,000, 10,000 1 लाख साल पहले, ठीक है। 1 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया, बट 10,000 20,000 साल पहले सहारा डेजर्ट वॉज अ जंगल। ये शायद आपने कभी देखा होगा कहीं फैक्ट्स वगैरह। सहारा जंगल, सॉरी सहारा डेजर्ट किसी जमाने में जंगल हुआ करता था। और जब मैं आपको ज्योग्राफी में कोई भी लैंडफॉर्म पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, ज्योग्राफी में आप कुछ भी पढ़ेंगे तो एक चीज बस प्लीज ध्यान रखना, कि ज्योग्राफी में कोई भी फिनोमेना, कोई भी चीज 2 दिन में नहीं हुई होगी, ठीक है। कोई भी चीज 2 दिन में नहीं हुई है ज्योग्राफी में। अगर मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ एक वैली बन गई, यहाँ ये पहाड़ बन गया होगा, यहाँ पर इरोजन हो गया होगा, तो इसका मतलब इट मस्ट हैव टेकन अप्रोक्सीमेटली हजारों साल, ओके, 1,000 साल से ऊपर का टाइम लगा होगा। तो ये चीज भी प्लीज ध्यान रखना, ठीक। चलो परफेक्ट। तो इतना काफी है अभी स्टार्टिंग में आपको फैक्ट्स, बाकी मैं आगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता रहूंगा। वापस आते हैं मेरी पढ़ाई पर। तो एडवेक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस क्या है वो आपने देखा, ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक दोस्तों हमारा होता है सन से जुड़ा हुआ, जिसको हम कहते हैं इंसोलेशन, क्या होता है। बहुत ध्यान से देखना, राइट, बहुत ध्यान से। ये है हमारा, अभी जो स्लाइड में लिखा है आपको दिखा दूंगा, बट कुछ चीजें मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। ये है हमारे सन साहब, सन जी, ठीक है। ये धरती है हमारी, जहां पे हम लोग चिल कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग चिल करते हैं, ओके। सो सन से सबसे पहले आपकी आती है रेडिएशन, सन से आती है किरणें। सन से जो किरणें आती हैं इनको आप बोलते हो सोलर रेडिएशन या इनकमिंग सोलर रेडिएशन।
इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ओके, दिस इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन आपका, इसी को आप शॉर्ट में कहते हो इंसोलेशन। इंसोलेशन। तो सन से जो दोस्तों आपकी किरणें आती हैं, जिसको आप ये भी पढ़ते हैं कि यार 8 मिनट लगता है ना, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है पहुंचने में, सनलाइट को पहुंचने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। होपफुली आप जानते होंगे इस चीज को, ठीक है। सो भाइयों, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज योर इंसोलेशन। अब एक चीज ध्यान रखना, जो बॉडी जितनी ज्यादा गर्म होती है वो उतनी ही कम वेवलेंथ की हीट को रेडिएट करेगी। नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो जितना ज्यादा गर्म होता है उससे जो रेडिएशन निकलती है वो उतनी ही, उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। तो सन से जो वेव रेडिएशन आ रहा होता है, ये मेरे भाई शॉर्ट वेव का होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है आपका। दीज आर शॉर्ट वेव रेडिएशन, ध्यान रखना। ओके, ये आपके हमारे होते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये भी नेचर आपसे ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन का मतलब है आपकी यहां से किरणें आ रही हैं, नीचे बढ़िया से आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। अब रास्ते में आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो बची कुची आपकी हीट होती है वो पहुंच जाती है धरती पे। ठीक, तो मैंने मान लिया कि धरती पे आपकी हमारी आ गई किरणें, या आपके इंसोलेशन या सोलर रेडिएशन। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि भैया जो गैसेस हमारी होती हैं, स्पेशली जो आपकी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, वो आपको यहीं पर मिलेंगी। दीज आर हमारी ग्रीन हाउस गैस। ठीक, यहीं पर हमारी है ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में एक बात ध्यान रखना कि ग्रीन हाउस गैसेस जब ये इनकमिंग रेडिएशन होती है, इनकमिंग का मतलब जो सन से किरणें आ रही होती हैं, इसके लिए वो ट्रांसपेरेंट होती है। ओके, इनके लिए होती है ट्रांसपेरेंट। मतलब कि जब सन से लाइट आ रही होती है तो रास्ते में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो उसको रोकते हैं, कोई नहीं रोकता। सब बोलते हैं जाओ भाई, पृथ्वी से मिल के आओ, घूम के आओ जमीन पर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद आपकी हमारी ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है जमीन पर, और अर्थ इसको एब्जॉर्व कर लेती है। पहला स्टेप क्या होता है कि अर्थ इसको एब्जॉर्व कर कर खुद एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है। अर्थ खुद गर्म हो जाती है। दिन में पृथ्वी गर्म हो जाती है ना, कभी देखो, दिन भर आपकी पृथ्वी गर्म रहती है, रात में ठंडी हो जाती है, राइट। सो दिन में क्या है, सन की किरणें आ रही होती हैं, उन सन के रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेगी अर्थ, और अर्थ खुद बन जाएगी एक रेडिएटिंग बॉडी, और ये वापस भेजेगी रेडिएशन को, जिसको आप कहते हो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। उसका नाम होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ध्यान रखना, ये आपका होता है लॉन्ग वेव के फॉर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब जब ये किरणें वापस जा रही होती हैं, तो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस यहां पर मौजूद है, कौन कौन सी आती है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, राइट। इवन आपका जो वाटर वेपर है वो भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर बाकी सारी गैसेस तो होती हैं, बट इवन योर वाटर वेपर इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ये सारे आपके हमारे दोस्तों होते हैं ग्रीन हाउस गैस यहां पर, जो इन रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं। ओके, इन रेडिएशन को दोस्तों ट्रैप कर लेंगे यहीं पर, और जब ट्रैप कर लेंगे तो हमारे आसपास गर्मी बनी रहेगी। इसीलिए जितनी ज्यादा होगी ग्रीन हाउस गैस, उतना ज्यादा हीट हमारे आसपास ट्रैप हो जाएगा और इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। उसी को आप कहते हो ग्लोबल वार्मिंग। सिंपल फंड। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से बहुत बार सवाल आए हैं, आपके इसी बार आया था सिविल सर्विसेज में, आपको मैं दिखा दूंगा पीवाईक्यू, ठीक है। बट ध्यान समझ लो दोस्तों, सन से आपकी किरणें आ रही होती हैं, वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती हैं। दिस इज फर्स्ट फैक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, रास्ते में जब आपके ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट फॉर इनकमिंग रेडिएशन, वो उसको आने देती हैं। आपकी हमारी इंसोलेशन जमीन पे आती है, अर्थ अब्सॉर्ब करती है, अर्थ खुद एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है, और फिर वो वापस रात में मान लो या बाद में रेडिएट करेगी, वापस भेजेगी। तो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज मौजूद होती हैं एटमॉस्फेयर में, वो उसको ट्रैप कर लेती है। यानी जो आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इसके लिए ग्रीन हाउस गैस ओपेक होती है। ओपेक होने का मतलब इसको ट्रैप कर लेगी।
जब ट्रैप कर लेगी तो हमारे जमीन के आसपास गर्मी बनी रहेगी, इसी को आप बोलते हो ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, उसको कंट्रोल करने के लिए आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं, क्योटो से लेकर बहुत सारे ऐसे आपके प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं। तो ये इस तरीके से आपके ग्रीन हाउस गैसेस हमें नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर कभी आपसे कोई ये पूछे कि यार ग्रीन हाउस गैसेस बिल्कुल ना हो, तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस बिल्कुल ना होते तो भाई आप ठंड से मर चुके होते। बिकॉज अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैस एक लेवल तक जरूरी है, क्योंकि यही है जो आपका स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे हुए हैं एटमॉस्फेयर का, स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी। ओके, आपके एटमॉस्फेयर का स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी यही लोग मेंटेन करते हैं। अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो इनस्टेबल हो जाओगे, कम रहेंगे राइट, या एक एडुकेट नंबर में रहेंगे तो स्टेबल रहेगा हर एक चीज, गर्मी वही, टेम्परेचर वही बना रहेगा। अभी अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर ये गायब हो जाए तब भी ठंड बढ़ने लगेगी, तब भी मर जाओगे। दैट्स व्हाई बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस ठीक है, ये था आपका पूरा फिनोमेना। अब यहां सवाल ये आता है, एक सवाल आपसे ये पूछेगा, राइट, मैं आपको बता दे रहा हूं सवाल क्या पूछेगा आपका फेवरेट एग्जामिनर। एग्जामिनर पूछेगा, जरा बताओ बालक, जो आपका एटमॉस्फियर है, इट इज मेनली हीटेड बाई व्हाट? एटमॉस्फियर इज मेनली हीटेड बाई, ये एक सवाल बनेगा और इसका आंसर होगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी जो अर्थ वापस भेजती है उस रेडिएशन से आपका एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। बिकॉज जब सन से जो किरणें आ रही होती हैं वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती हैं, और वो आप अर्थ अब्जॉर्व करेगी, उसको वापस भेजेगी। आने के लिए आपकी गैसेस ट्रांसपेरेंट है, कोई नहीं रोकता, लेकिन जब ये वापस जा रही होगी तब रोक लिया जाए। और फिर एटमॉस्फेयर की जो गर्मी है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस। ठीक, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है, इनकमिंग रेडिएशन क्या होता है, शॉर्ट वेव में कौन, लॉन्ग वेव में कौन, एटमॉस्फेयर हीटेड किससे रहेगा, फिर अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा एल्बिडो क्या होता है और ओजोन का क्या रोल है। लेकिन पहले मुझे बता दो, अगर इफ इट इज क्लियर टू ऑल, अच्छे से जवानों पार्टी। क्वेश्चन दिखाऊं सीएसई वाला? ओके प्रभु, पढ़ लें, दिखा देंगे फिर आपको। ठीक है सर, ठीक है। हीट बजट जय अभी पढ़ेंगे हम। हीट बजट का मतलब यही हुआ कि कितने किरणें आती हैं, उसका कितना परसेंट कहां पर जाता है, तो कैसे बजट हमारा मेंटेन रहता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा फ्लो था। यहां पर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए 56 बार आया हुआ है, राइट। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, रुक जाओ, एक भाई साहब ने रिक्वेस्ट कर लिए तो मैं उनको दिखा दे रहा हूँ। इस बार या लास्ट टाइम आया था, आई गेस इसी बार आया था, सिविल सर्विसेज का प्री। और अगर आप इसके कर रहे हो, 24 में देता हूँ पहले मैं। अगर आप इसमें कर रहे हो तो फिर तो भैया सीरियस सीएपीएफ में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख लो, ये मैंने आपको उसने दिखाया था करके ये सवाल, फिनलैंड नॉर्वे यहीं पे होगा कहीं, ये भी तुमको पढ़ाऊंगा मैं। ये देखो, चलो पहला ही सवाल है। अब तुम देखो ध्यान से, मैं आपको सच बताऊं, जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा ना, तो ये तुमसे ये सवाल हो जाएगा, ये मैं सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूं, ये सवाल हो जाएगा। ये तुमको मैं करा ही चुका हूं उसमें बैट सीरीज में। ये भी आज ही आप पढ़ोगे, आइसोथर्म का शिफ्टिंग। ठीक है, बस ये एक सवालों में नहीं आएगा। ये भी आपको मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ये भी आप उस दिन मैं आपको दिखा चुका था, राइट। ये मैपिंग में आप पढ़ते हो, ठीक है। ये अगेन वाटरफॉल बहुत बेसिक से हैं। स्टार्टिंग के 10 में तुमसे 9 सवाल हो रहे हैं। कॉर्लिस फोर्स के ऊपर सवाल, 21 जून के ऊपर सवाल, वाटर वेपर का अबे ये सीरियस है क्या? सीरियस ही है भाई। ठीक है, एक लाइन से सारे सवाल होंगे। ये वाटर वेपर अभी मैंने पोस्ट किया था, ठीक है, डायरेक्ट पढ़ते हैं आप प्रॉपर्टी। ये तो क्या ही बोलूं मैं, कॉर्लिस फोर्स पढ़ेंगे आप तो प्रभु, ये मैं कराया था आपको, याद हो अगर, बैट सीरीज में। दिल लगा के पढ़ो, राइट, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ट्रस्ट बता, मतलब ट्रस्ट मी। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। चलो पहले सवाल, atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. प्लीज ध्यान से सोच के जवाब देना। पोल विनर,
क्या बात है, थोड़ा सोच लो प्रभु। गुड, ठीक है। देखो भाई, स्टिल गलत किया है, 67% ने खाली सही किया है। ओके, बहुत ध्यान से केयरफुली जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करें, बहुत केयरफुल रहा करो। एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। डायरेक्ट लाइन लिख दी है तो मैंने यार, सन से जो आ रही होती है लाइट, उससे हीटेड नहीं होता, जो यहां से जा रही होती है उससे होता है। तो पहला ही रॉन्ग हो गया। जब पहला ही रॉन्ग है तो एक ही ऑप्शन ही बचता है यार, वो है डी। और कुछ करना ही नहीं था। ये मैंने आपको सिखाया था कि यार पूछ रहा है वो वोल्केनिक एरप्शन में क्या क्या निकलता है। भाई हजारों वोल्केनो निकलते हैं। इम्पॉसिबल है आपके पास कि आप चेक कर पाओ कि यार ये वाली गैस ना निकली हो। सब निकले होते हैं। राइट। ये अभी मैं आपको जब पढ़ा दूंगा तब आप बताना, ठीक है, इसका आंसर। ठीक, जब आप लेयर पढ़ लेंगे। तो ये एक सवाल आया था आपके सीएससी में, पहला ही सवाल था। ठीक, इतना आसान सवाल था। चलो वापस। तो ये फैक्ट्स प्लीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके ग्रेट, परफेक्ट। अब यहां कुछ फैक्चुअल बातें लिखी गई हैं, वही देख लो। एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अर्थ सरफेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ, ऑब्वियसली, बिकॉज जो सन से हमारी किरणें आ रही होती हैं वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आ रही होती है। ऑन एन एवरेज अर्थ रिसीव करता है 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर मिनट। ये एक अप्रोक्सीमेट नंबर है। ऑन एन एवरेज अर्थ जो है दोस्तों आपका इतना रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज, नोट्स बनाओ। मैं स्लाइड नहीं भेजने वाला, जाओ। ठीक है, बनाओ नोट्स। नोट्स तुम बना लोगे तब स्लाइड भेजूंगा, बिकॉज तुम बहुत आलसी हो। ठीक है भाई, तो ये फैक्ट्स प्लीज ध्यान रखेंगे। ठीक, ये हो गया अबाउट सोलर रेडिएशन के बारे में। ओके, और ये एक फैक्ट प्लीज ध्यान रखना। मूविंग अहेड, ठीक है, तो ये पहला फैक्ट था दोस्तों हमारा। दूसरा, अब देखो हर एक चीज जो है ना, हर एक चीज क्या अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है क्या भैया? क्या सन से जितनी भी चीजें, जितनी भी सोलर रेडिएशन आ रही है, क्या हर एक चीज को अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा? ऑब्वियसली नहीं। ओके, अर्थ में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो चीजों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, उसी को आप कहते हो एल्बिडो। इट इज कॉल्ड एल्बिडो। तो एक टर्म हम पढ़ते हैं एल्बिडो। क्या होता है एल्बिडो? एल्बिडो का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड। कितना अमाउंट कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट जिसको रिफ्लेक्ट किया गया हो। ओके, अमाउंट ऑफ लाइट बीइंग रिफ्लेक्टेड, इट इज कॉल्ड आपका एल्बिडो। तो एक चीज ध्यान रखना, जो चीज जितनी ज्यादा सफेद होगी, सफेद चीजों का एल्बिडो होता है दोस्तों मैक्सिमम। व्हाइट चीजों का एल्बिडो होता है एज कंपेयर टू ब्लैक मैक्सिमम। ओके, ये मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं सफेद और काला, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं ऑब्जेक्ट्स की। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी फ्रेश स्नो होती है, जो स्नो बहुत ताजा ताजा गिरी होगी, उसका एल्बिडो होगा दोस्तों मैक्सिमम। फ्रेश स्नो का एल्बिडो होता है मैक्सिमम। उसके बाद जो आपके थिक क्लाउड होते हैं, थिक क्लाउड जो आपके होते हैं, उनका एल्बिडो होगा मैक्सिमम। देन वी हैव पानी, पानी का एल्बिडो होता है उसके बाद। देन वी हैव ओल्ड स्नो का एल्बिडो, ओल्ड स्नो जो आपके होते हैं, देन उनका एल्बिडो होता है दोस्तों। देन वी हैव कंक्रीट, जो आपके कंक्रीट होते हैं उनका एल्बिडो हमारा कंक्रीट। ओके, देन वी हैव डेजर्ट, डेजर्ट। ओके, उसके बाद वी हैव सॉइल। ठीक, फिर वी हैव बाकी चीजें आपकी ग्रास वगैरह। अब ये एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा भैया? एग्जाम में सवाल पूछेगा, आपसे चार चीज दे देगा और पूछ लेगा जरा बताओ इनमें से एल्बिडो किसका मैक्सिमम होगा। आपके सीरीज में कई बार सवाल याद रखा है। ध्यान रखना, जो चीज जितनी ज्यादा सफेद होगी, उतनी ही उतना ही ज्यादा उसका होता है दोस्तों एल्बिडो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं आपको आगे जाकर पढ़ाऊंगा बादल, जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कंडेंसेशन, जहां पर आप देखेंगे ड्यू कैसे गिरती है, शबनम कैसे गिरती है, राइट, आपकी ओस क्या होती है, बादल हमारे क्या होते हैं। तो जब बादल मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मैं पढ़ाऊंगा कि एक बादल हमारे होते हैं नीचे वाले, एक होते हैं बीच वाले, और एक होते हैं हाई क्लाउड्स। तो मेरा एक सवाल है पढ़ाने से पहले, आपको क्या लगता है किसका एल्बिडो होता होगा ज्यादा? हाई क्लाउड्स का एल्बिडो होगा ज्यादा, या आपके जो लो क्लाउड्स होते हैं, नीचे वाले क्लाउड्स,
उनका एल्बिडो होगा ज्यादा? किनका एल्बिडो दोस्तों होगा ज्यादा, प्लीज बताइए, व्हाट डू यू थिंक? हाई क्लाउड, लो क्लाउड? ऑल्सो गिव मी रीजन वाई, वाई सो? ऐसा क्या है प्रभु? ये जो आइसोथम का सवाल है ना दोस्त, ये आइसोथम का सवाल 2024 में भी आया है, 23 में भी आया है, उसके पहले भी आया है। तो देखो, जब मैं आपको दोस्त, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी ना, तो हम टारगेट करेंगे 4 एग्जाम की, और चारों एग्जाम के पीवाईक्यूज करेंगे। वो 4 एग्जाम कौन से हैं? एनडीए से स्टार्ट करेंगे, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ एंड देन सिविल सर्विसेज, ठीक है? उस लेवल तक हम पढ़ाई करेंगे, बिकॉज ज्योग्राफी में ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली जिसको ऑप्शनल होगा ज्योग्राफी, उसे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, बट फॉर योर पेपर वन ऑफ योर सीएसई एज वेल एज सीएपीएफ एंड सीडीएस एंड एनडीए, जो ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे सबके लिए सेम होगी, चारों के लिए। उस लेवल तक मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा, ठीक? चलो आ जाओ। तो वेरी गुड, आधे लोगों ने सही बताया है, इट इज योर लो क्लाउड्स, ठीक है? आपके लो क्लाउड्स का एल्बिडो दोस्तों ज्यादा होता है, ध्यान रखना, ओके? बिकॉज लो क्लाउड्स थिक होते हैं, हाई क्लाउड्स थिक नहीं होते, ठीक? हमें क्या लगता है कि भैया ऊपर के क्लाउड सफेद ज्यादा होते होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? क्लाउड में ये थिकनेस देखा जाता है, तो ऊपर के क्लाउड कम थिक होते हैं, नीचे के क्लाउड ज्यादा थिक होते हैं। तो लो क्लाउड्स हैव हायर एल्बिडो एज कंपेयर टू हायर क्लाउड्स। प्लीज टेक नोट ऑफ दिस थिंग, ठीक है? तो ये दोस्तों आपकी पहली चीज थी। अब हम यहां पर सन के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। अब मैं यहां पर एक चीज आपको और बताऊंगा, हम इंसोले उसकी बात कर रहे हैं एल्बिडो की, तो प्लैनेट्स का भी दोस्तों एल्बिडो का ऑर्डर होता है कि कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिंग है, ओके? प्लैनेट्स के एल्बिडो का ऑर्डर और याद हो जाए, टेस्ट में भी आपको दिया जाएगा, ठीक है? सबसे पहले आपका आएगा हमारा कौन सा प्लैनेट? वेनस प्लैनेट, वेनस। देन वी हैव जुपिटर, वेनस के बाद जुपिटर। देन वी हैव यूरेनस, उसके बाद सैटर्न, देन नेपच्यून, देन अर्थ, देन मार्स, और लास्ट में सबसे कम मरकरी। तो ये मैक्सिमम एल्बिडो किसका है और लीस्ट किसका है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ओके? वेनस हैज मैक्सिमम एल्बिडो एंड मरकरी हैज लीस्ट एल्बिडो। व्हाई? देखो, वेनस का जो एटमॉस्फेयर है, यू मस्ट बी अवेयर कि वो बना होता है H2SO4 का। वेनस का एटमॉस्फेयर में होता है H2SO4, जो कि हाईली रिफ्लेक्टिंग होता है, ओके? वेनस के एटमॉस्फेयर में होगा H2SO4। और जब भी आप H2SO4 देखो, जब आपकी मैं पूरी पढ़ाई करा दूंगा ना, केमिस्ट्री वगैरह आप पढ़ लेंगे, देन आप खुद रिलेट करेंगे कि H2SO4 से, भैया मुझे याद आया कि H2SO4 के साथ अगर मैं मिक्स कर देता हूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो भैया मुझे मिल जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। रिकॉल करना है इसको, ठीक है? तो वेनस का एटमॉस्फेयर, सिंस इट इज मेड ऑफ H2SO4, दैट्स व्हाई द एल्बिडो ऑफ वेनस इज मैक्सिमम एंड द ऑर्डर याद रखना है आपको, ठीक है? इस पूरे का ऑर्डर प्लीज ध्यान रखना। तो 2 टॉपिक आपने पढ़े हैं, इन दोनों के बारे में होपफुली आपको क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है? कि सोलर रेडिएशन क्या होता है, साथ में इंसोलेशन क्या होता है, हाई कहाँ, लो कहाँ, राइट? आपका शॉर्ट वेव कहाँ, लॉन्ग वेव कहाँ, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, इसके साथ साथ एल्बिडो क्या होता है, और किसका एल्बिडो ज्यादा, किसका एल्बिडो कम, सब कुछ परफेक्टली क्लियर। अरे मजाक कर रहा था, मैं स्लाइड भेज दूंगा, रिलैक्स, परेशान मत हुआ करो। लेकिन एम शुड नॉट बी कि आप बस स्लाइड ले लो, नोट्स खत्म कर लो। एम शुड बी कि आपको समझ में आए, ओके? ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो, ये सवाल ऐसे हवा में नहीं होंगे, ठीक? ये सेम लाइन तुमको कहीं नहीं मिलने वाली, कुछ ऐसे होंगे जैसे मिल जाएंगे। तो प्रभु मेरे, ये लॉजिक सोचो कि ऐसा क्या, इसका मतलब क्या है। कोई टॉपिक मैं आपको सिखाऊंगा, प्लीज स्पेशली ज्योग्राफी में प्लीज समझने की कोशिश करना, ठीक है? आ जाओ। तो अब सन की हम बात कर रहे हैं, तो सन के रिस्पेक्ट में यार देखो, अर्थ की पोजीशन देख लेते हैं। तो 2 पोजीशन ऐसी हैं जिनको हम पर्टिकुलरली पढ़ते हैं, एक पेरीहीलियन होता है, दूसरा आपका होता है एपीहीलियन, ओके? नॉर्मली हमें क्या लगता है कि भैया विंटर होता है आपके जनवरी में, तो विंटर में सन बहुत दूर होता होगा, और जुलाई में गर्मी होती है तो उस टाइम पर सन बहुत पास होता होगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन यार हर एक चीज इंडिया के हिसाब से नहीं होती ना।
हो सकता है जब हमारे यहाँ पे गर्मी हो तो कहीं और पर विंटर भी तो होती है, राइट। तो एक चीज ध्यान रखना कि अर्थ सबसे नजदीक, ऐसे याद कर लो, पी फॉर पास, पी फॉर पेरीहीलियन, सबसे नजदीक होता है अर्थ सन के 3 जनवरी को। 3 जनवरी को दोस्तों अर्थ सन के सबसे नजदीक होता है, और 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। ए से याद कर लो अहेड, पी से याद कर लो पास, आसपास, ठीक है। तो अपेहिलियन आपका होगा 4 जुलाई को। पेरी हिलन का मतलब सबसे नियरेस्ट पॉइंट, जब सन और अर्थ का सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है, इट इज कॉल्ड पेरी हीलियन, सबसे लीस्ट डिस्टेंस आपका, वो होगा 3 जनवरी को। एंड 4 जुलाई को दोस्तों आपका होगा एपीहीलियन। सो बोथ द थिंग्स प्लीज ध्यान रखें। आ जाओ। The annual insolation received by the Earth on 3rd January is slightly more than the amount received on 4th July. राइट, जो आपका इंसोलेशन है 3 जनवरी का, राइट, वो स्लाइटली मोर होता है ऐसा। अब देखो, तुम्हें अगर मैंने बोल दिया ना, राइट, कि पास और दूर, ठीक है, तो इतना भी डिफरेंस मत समझ लेना कि अरे इतना पास आ जाएंगे तो तुम जली जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। या इतना दूर चला जाएगा कि भैया आपको फील नहीं होगी गर्मी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इंसोलेशन में उतना डिफरेंस समझ नहीं आएगा। देखो, इंसोलेशन में उतना डिफरेंस आपको नहीं दिखता, बिकॉज सन बहुत बड़ा है भाई। सन 1 लाख किलोमीटर दूर होगा या 2 लाख, तब भी वो उतना ही ऑलमोस्ट असर करेगा, बहुत कम डिफरेंस आएगा, ध्यान रखना। द इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएशन इन द सोलर आउटपुट इज मास्क्ड बाय अदर फैक्टर्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सी, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। बहुत सिंपल पॉइंट है। इवन जब आप इंसोलेशन अभी पढ़ोगे कि इंसोलेशन को अफेक्ट करने वाले भी हमारे बहुत सारे पॉइंट फैक्टर्स होते हैं। आपको क्या लगता है, एक हमारे सीडीएस का ही सवाल है, सीडीएस का एक पीवाईक्यू था, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि इंसुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इंसुलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये एक एग्जामिनेशन में सवाल है। अब देखो, मैं आपको जब ये कहानी सुना रहा हूं, देखो, एग्जामिनेशन के बाद आई कैन नॉट शो यू कि देखो मैंने ये बात कहां पढ़ाई थी, लेकिन जो क्लास में रेगुलर, उसे पता है कि हर एक चीज आपको सिखाई जा रही है। तो ये चीज मैं लिख दूं ऐसा मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आई एम मोर कंसर्न अबाउट कि आप एग्जाम में अच्छा करोगे एंड नॉलेज वाइज आप परफेक्ट रहोगे, ठीक है। सो दोस्त, इंसोलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये बात कोई पूछे आपसे तो फॉल्स होगी। क्यों फॉल्स होगी? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आप कितने एल्टीट्यूड पे हो, है ना, वहां पर बादल कैसा है, जहां पर ज्यादा बादल होंगे, क्या वहां पर इंसोलेशन, अर्थ की हीट पहुंच पाएगी जमीन तक, राइट। पोल्स पर कुछ और होगा, इक्वेटर पर कुछ और होगा। तो ये हम नहीं कह सकते कि पूरे दुनिया में या पूरे ग्लोब पर इंसुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। नहीं सर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा हीट होगी, कहीं पर कम हीट होगी। इसीलिए कहीं पर कुछ और फिनोमेना आपको देखने को मिलते हैं, कहीं पर कुछ और देखने को मिलते हैं। कुछ ही जगह ऐसे हैं जहां साइक्लोन आता है, कुछ जगह ऐसे जहां नहीं आता, राइट, ध्यान रखिएगा। आ जाओ, ये हैं आपके वो फैक्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा था, और एग्जामिनेशन में सीधे पूछेगा टेल मी द फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करता है आपका इंसोलेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इंसोलेशन। नंबर 1 इज योर रोटेशन ऑफ द अर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, रिवोल्यूशन इज नॉट द फैक्टर। एग्जाम में कंफ्यूज करेगा आपको रिवोल्यूशन देकर। एक होता है अर्थ का रोटेट करना, रोटेट का मतलब होता है जो अर्थ की एक्सिस है उसी पर घूम रही है, एंड रिवॉल्व करने का मतलब सन के चारों तरफ ऑर्बिट कर रही है वो, दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो इंसुलेशन एक्चुअली रोटेशन पर डिपेंड कर रहा होता है कि अर्थ जो ये स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, राइट। तो इस पर डिपेंड करता है कि सन के सामने कौन सा वाला हिस्सा है। तो रोटेशन पर डिपेंड करेगी दोस्तों, हमारा इंसुलेशन जो है वो रोटेशन पर निर्भर करेगा। दूसरा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ओके, आपको शायद नहीं पता बट 23.5 डिग्री का टिल्ट है, आपकी अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है। अगर वो ना झुकी हो तो पूरी जगह आपका सेम ही ड्यूरेशन हो दिन और रात का, लेकिन आज आपको पता है कि कुछ जगह पर दिन बड़ा, रात छोटी, या वैसे वर्षा होता है। आपने पढ़ा होगा 6 महीने पोल पर दिन हो रहा है, रात हो रहा है, सब चीजें भी आपने देखी होंगी, राइट। तो ऑल दीज आर ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ योर सन, ओके। एंड ऑल्सो इसके अलावा जो आपके सन की रेज का इंक्लिनेशन होता है, अगर आप इमेजिन करो दोस्तों, देखो ज्योग्राफी में प्लीज फील करना, हर एक चीज रटो मत प्लीज, ठीक है, समझो।
अगर ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, और आप इमेजिन करो सन यहां पे है, ठीक, तो इक्वेटर पर तो एकदम स्ट्रेट लाइट पड़ेगी, डायरेक्ट ऐसे लाइट पड़ेगी, लेकिन इधर तो एक एंगल के साथ लाइट जाएगी, स्लैंट रेज जिसको आप बोलते हो। बाकी जगह पर तो लाइट ऐसे स्लैंट जाएगी। बोलो हाँ भाई, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है यहीं पर, व्हाट डू यू थिंक, ज्यादा इंसोलेशन कहां पे होगा? ये डायरेक्ट लाइट जहां पड़ रही होगी वहां पर, या जहां पर स्लैंट रेज पड़ रही होंगी वहां पर? एंड व्हाई डू यू थिंक सो? बताइए, अपना अपना लॉजिक दो। क्या लगता है सर आपको? ओके, ख्वाहिश जी, स्वप्निल जी, साहिद जी, गुड यार। स्लैंट, ओके गुड। ऋषभ पढ़ ले मेरे भाई प्लीज यार। ड्यू टू मोर रिफ्लेक्शन, ओके। व्हाट इज ओल्ड स्नो? निशांत यार, आप कभी गए हो अगर तो, सब जो फ्रेश स्नो होती है बहुत ज्यादा वाइट होती है। ओल्ड स्नो में टूरिस्ट उसको पैर से गंदा कर चुके होते हैं ऐसे समझ लो आप। ओके, ठीक है, ग्रेट। स्लैंट ज्यादा होगी ना, ठीक है। इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप मान लो मेरे घर आओ, ठीक है, ये आप हो मान लो, ठीक है, ये आपका फेस है, ठीक। अब मैं टॉर्च यहां से मारूंगा, भाई, अगर मैं टॉर्च मारता हूं आपके फेस पर डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट रेज है ना। मैं टॉर्च मार रहा हूं आपके फेस पर डायरेक्ट, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है आपके फेस पर, कि अगर मैं यहां से टॉर्च मारूं और यहां आप कैसे पड़ेगा, तो ऑब्वियसली स्लैंट रेज ज्यादा एरिया कवर करती है। ये बात ध्यान रखना, राइट, कि इधर ज्यादा एरिया कवर होता है, डायरेक्ट वाले में कम होगा, ठीक है, गुड। तो ये सभी वो फैक्टर्स हैं। लेंथ ऑफ द डे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है क्लाउड कितने हैं, कम बादल हैं, ज्यादा बादल हैं, राइट। इसके अलावा कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स, राइट। तो ये उतना फैक्टर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये आपके पांचों फैक्टर्स ध्यान रखना। इन पर निर्भर करता है कि यार कितनी गर्मी पड़ रही है, इंसोलेशन कितना है, राइट, एंड बाकी चीज। एक और चीज, जो सीएपीएफ बैच वाले हैं, आपकी केवल ज्योग्राफी सेम है, उसके अलावा सब कुछ आपको अलग आपके लिए होगा, राइट। एंड वो कम्युनिकेशन आपके ग्रुप में हो जाएगा। दूसरा, आपके मेंटर्स विल कांटेक्ट यू सून। तीसरा, आपकी एक सेपरेट डाउट आईडी होगी जो कि आपको वो भी मिल जाएगी बहुत जल्दी, ठीक। तो अभी आप आए हैं, ये सीडीएस वाले तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, अभी इनको सब पता है चप्पा चप्पा, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं ये अल्फा बैच के। बट आप लोग भी यार जान जाओगे। बस एक चीज है कि सिंस वी आर कनेक्टेड ऑनलाइन, तो कभी कभी दिक्कत भी आ सकती है कुछ, बट जिस चीज के लिए आप यहाँ पे हो वो टॉप नॉच होगा, बस, ठीक है, वो ध्यान रखना। चलो, तो ये दोस्तों आपके हमारे सारे फैक्टर्स हो गए। अब यहां पर एक दो चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला चीज कि अर्थ का जो एक्सिस है वो आपका बनाता है 66.5 विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, राइट। 66.5 डिग्री अगर आप यहां से करोगे, राइट, 66.5 डिग्री, और ये आपका 23.5 डिग्री का एंगल दोस्तों बना होता है। अब एक आपके लिए होमवर्क है, आज का होमवर्क नंबर 1। डेली में होमवर्क दूंगा कुछ ना कुछ, और वो आप करके आएंगे, ठीक है। होमवर्क मेरा ये है कि अगर अर्थ टिल्टेड ना होता तो क्या होता? पढ़ के आएंगे आप। कौन सा फिनोमेना नहीं होता फिर, या क्या चीजों में डिफरेंस आपको देखने को मिलता, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा कि जो आपका अर्थ स्लाइटली टिल्टेड है अपनी एक्सिस से, या इवन अगर आप ऑर्बिट से भी मेजर करोगे, थोड़ा टिल्टेड है, 23.5 डिग्री या 66.5 डिग्री, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो इसका आउटकम क्या है, मतलब क्यों ऐसा है, ठीक है, बताना मुझे। चलो, ये वही है स्लैंट जिसकी मैंने बात की। अब देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये आपकी फोटो एनसीईआरटी की है, और यहीं से बनाएगा तुम्हारे लिए स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। देखो दोस्त, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जब वर्टिकल रेज आती है तो ये बहुत छोटू सा एरिया कवर करेगी, इतना एरिया। लेकिन जब ये स्लैंट रेज आएगी तो भाई इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है, तो ये इट कवर्स अ लार्जर एरिया, तो हीट यहां पर कम होगी।
लेकिन जब ये स्मॉलर एरिया कवर करेगा तो हीट ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ, वही बात है कि अगर किसी एक चीज पर आप फोकस कर रहे होंगे, एक सब्जेक्ट पर, तो रिटेंशन आपका ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप 4 5 6 7 चीजों पर ज्यादा एक साथ फोकस कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली कम होगा। सिंपल सी बात है। बट ये जो लाइंस यहां लिखी गई हैं, मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनको बाय हार्ट आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए। नोट्स में बाद में आएंगी, दिलो दिमाग में पहले आएंगी। ध्यान सुनना। द हायर द लैटिट्यूड द लेस इज द एंगल दे मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन स्लैंट सनरेज। मतलब क्या हुआ इसका? राइट, वो कह रहा है जितना हाई होगा लैटिट्यूड, इसका मतलब जितना आप पोल की तरफ जाके देख रहे होंगे, ओके, जितना आप ऊपर की तरफ जाकर देख रहे होंगे, उतना ही लेस एंगल होगा दे मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन स्लैंट सनरेज। वही बात है कि जितना आप दूर जा रहे होंगे उतना ज्यादा रेज जो है वो स्लैंट होती जाएंगी। द एरिया कवर्ड बाई वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस। ये तो बहुत कॉमन सेंस है कि डायरेक्ट किसी पर लाइट मारोगे तो वो कम एरिया कवर करेगा, तिरछा मारोगे तो ज्यादा एरिया कवर करेगा। इफ मोर एरिया इज कवर्ड द एनर्जी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। कॉमन सेंस है। अगर ज्यादा लोग को खिलाना है भैया कोई चीज, तो सबको कम कम मिलेगा ना। बट अगर कम लोगों को वही सेम चीज बांटनी है तो सबको ज्यादा मिलेगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि स्लैंट रेज जहां जहां पड़ती हैं सन की, वो एरिया ज्यादा कवर करेंगी। लेकिन अगर आप हीट वाइज बात करोगे, पर यूनिट अगर कुछ हीट देखते हो एरिया में, तो ऑब्वियसली हीट उसमें कम होगा, बिकॉज वो बढ़ जाएगा हीट। नेक्स्ट, the slant rays are required to pass through greater depth of the atmosphere, resulting in more absorption, scattering, and diffusion. Obviously, because दूर जाना है आपको, जितना आप दूर जाएंगे, राइट, उतने पॉसिबिलिटीज हैं कि रास्ते में अड़चने मिलती रहेंगी, रास्ते में एटमॉस्फेयर एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, बहुत सारे फेनोमेना होते रहेंगे। लेकिन जितना आपको स्ट्रेट जाना है, डायरेक्ट नजदीक जाना है, सीधे आप पहुंच जाएंगे। तो यहां से सवाल दो आते हैं। एक सवाल आपका ये आएगा कि जरा बताओ ज्यादा हीट किधर है। सवाल नंबर 2 ये आएगा, ज्यादा एरिया बेसिकली जो इंसोलेशन है वो कहां पे कवर कर रहा होता है, ट्रॉपिक्स में या इक्वेटर पर, ऐसे करके सवाल पूछता है। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो। ठीक है दोस्त, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपके बन जाएंगे अबाउट इंसोलेशन। प्लीज ध्यान रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट, सारे फैक्टर्स होपफुली आपको क्लियर होंगे। ये फैक्चुअल चीजें हैं, डेट याद करनी पड़ेगी प्रभु। ओके, कुछ फैक्चुअल चीजें याद करनी पड़ेंगी, हर चीज आई कैन नॉट एक्सप्लेन। चलो ओके जी। उसके बाद ये सारी बातें मैं कर चुका हूं, एक बार मैं आपको इसलिए यहां दिखा दे रहा हूं। एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं भैया, जब सन से रेज आ रही होती है तो उनको जाने देती है, बोली जाओ घूम के आओ, घूम के आओ, घूम के आओ। ठीक, ओके। अब ध्यान रखना, यहीं पर आपको मिलता है ओजोन लेयर। ठीक, यहीं पर प्ले में आता है ओजोन। ओजोन लेयर दोस्तों हमारे, एक लेयर मिलेगी आपको आगे, जो हम लेयर पढ़ेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर है आपकी लेयर, जिसमें यूल फाइंड ओजोन लेयर। अब ओजोन का काम क्या है कि जो सन की हार्मफुल किरणें होती हैं उनको ये रोकता है, राइट। तो आपने, मैंने आपको एक 5 मिनट सीरीज में पढ़ाया था, आई डोंट नो आप में से कितने लोग उसमें आए थे, बट मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और अगेन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स यूपीएससी का। तो ध्यान रखना, जो सन की यूवी रेज होती है दोस्तों, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक यूवी ए होता है, दूसरा यूवी बी होता है, और तीसरा यूवी सी होता है। ठीक है, सन के इंसोलेशन में, सन के रेडिएशन में यू विल फाइंड 3 टाइप ऑफ यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। ध्यान रखना, यूवी ए सबसे प्यारा बच्चा होता है। ठीक, नुकसान नहीं करता बिल्कुल, नॉर्मल थोड़ा बहुत आपको टैनिंग दे देगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो जब सन के किरणों से, मैं यहां बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो, खाली स्पेस पड़ा है तो क्यों ना इसको यूटिलाइज कर लिया जाए। ये मान लेते हैं सन हमारे हैं, सन से हमारा आ रहा है रेडिएशन प्रभु, और किस फॉर्म में आ रहा है, शॉर्ट वेव के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये अर्थ, यहां पे हम लोग चिल कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। ठीक है, प्लस बीच में यूल फाइंड यहां पर ओजोन मान लो। चलो इमेजिन दिस इज ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, और ये आपको मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, अब जब सन के शॉर्ट वेव में जो आपकी सन की रेज आ रही हैं, उसके पास 3 चीजें होती हैं, यूवी ए, यूवी बी,
एंड यूवीसी। ओके, तीन किरणें होती है दोस्तों, ध्यान रखना। सन के इंसोलेशन में, सन के रेडिएशन में यूल फाइंड थ्री टाइप ऑफ वेव्स, यूवी ए बी सी, ठीक है। यूवी ए सबसे प्यारी होती है, इट इज नॉट हार्मफुल फॉर यू, नॉट हार्मफुल, इसीलिए इसको कोई नहीं रोकता। आपका ओजोन यूवीए को स्टॉप नहीं करता है, ध्यान रखना। यूवी बी को, जो कि अगेन आपको सनबर्न वगैरह देती हैं, नुकसानदायक होती हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन इनको भी रोकता है ओजोन। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पार्ट यूवी बी का सरफेस तक पहुंच जाता है, तो इनको पार्शली ब्लॉक कर पाता है आपका ओजोन लेयर, पार्शली ब्लॉक कर पाता है ओजोन इनको, ठीक है। लेकिन यूवीए को कोई ब्लॉक नहीं करता, नॉट हार्मफुल, इसलिए नो ब्लॉकेज। यूवीए मस्त जाती हैं, घूम के आती हैं सरफेस पर। अब जो तीसरा बच्चा है सन का, सन के रेडिएशन का, यूवीसी, एक्सट्रीमली हार्मफुल, और इसको कंप्लीटली रोका जाता है ओजोन के द्वारा। ओके, अगर ये ना रोका जाए भैया, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना। ओके, फिर स्किन कैंसर से लेकर बाकी सारी चीजें, ऑल्दो यूवीबी भी कॉज कर देता है, लेकिन यूवीसी तो एक्सट्रीमली हार्मफुल है हमारे लिए। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया कि सन से जो किरणें आ रही होती हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में होती हैं, बीच में ओजोन प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर जिसका काम है हार्मफुल रेज को रोकना। इसी रेज में आपको मिलेंगी तीन टाइप की यूवी रेडिएशन, ए बी सी। ए सबसे प्यारा होता है, उसको जाने देती है ओजोन, जाओ भाई घूम के आओ, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बस टैनिंग वनिंग दे दो, ठीक है, बस और कुछ मत करो। यूवीबी जो है आपका दोस्त, इसको ब्लॉक करता है ओजोन, लेकिन फुल्ली नहीं कर पाता, पार्शली ब्लॉक करता है। देन वी हैव यूवीसी, जिसको कंप्लीटली ब्लॉक करता है आपका ओजोन लेयर। अगर ना करे तो फिर दिक्कत हो जाए। समझ में आ गया क्या? बोलो हाँ। भैया साइंटिस्ट ने यूवी ए बी सी को कैसे डायग्नोस किया, पता नहीं भाई। ऐसे तो भाई हम बहुत सारी चीजों के लिए बोल सकते हैं कि ये वाला काम कैसे किया। ठीक है, आजा नेक्स्ट। इंफॉर्मेशन कौन सा और भाई, सनस्क्रीन कैसे रोकता है, तो उसमें भी तो वही लगा होता है, सन प्रोटेक्शन। तो वो यूवीए से आपको रोक रहा होता है, क्योंकि यूवीए उतनी हार्मफुल नहीं है। जो आप ये सनस्क्रीन लगाते हो, ये टैनिंग वैनिंग रोकने का तो होता है ना, तो यूवीए को रोकता है कि हाँ भाई टैनिंग ना हो आपको, ठीक है, ठीक, ध्यान रखना। अरे अभी मत बताओ आंसर, जब मैं आपको होमवर्क दिया करूँ ना, तो प्लीज वो घर पे ही करके आया करो, अभी मत बताया करो। चलो, तो ये दोस्त फैक्ट फैक्ट जो आपके थे वो हो गए हमारे अबाउट स्लैंट रेज एंड बाकी सारी चीजें, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट नेक्स्ट। मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, इसका रीजन। तो एक ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में सवाल आता है कि इक्वेटर पर ज्यादा हीट होती है या ट्रॉपिक्स पर, तो प्लीज ध्यान रखना, बिकॉज इक्वेटर पर बादल ज्यादा होते हैं। ओके, इक्वेटर हैज मोर क्लाउड्स। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फैक्ट बताया था वही है। इक्वेटर पर दोस्तों बादल बहुत ज्यादा होंगे, इसीलिए मैक्सिमम इंसोलेशन आपको सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के आसपास देखने को मिलती है। इसीलिए दुनिया का सबसे गर्म एरिया यही है। इक्वेटर दुनिया का सबसे गर्म एरिया नहीं है, इट इज आपका सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, जहां पर बादल एकदम कम है। अब मेरे भाई बादल का रोल क्या है, कभी भाई आप लोगों ने देखा है, अभी विंटर स्टार्ट हो रही है, विंटर में आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा कि जब विंटर में जिस दिन बादल होता है उस दिन फॉग नहीं होता है ना। जब बादल अगर है, जैसे आप लोग जब रात में देखते हैं बहुत कोहरा पड़ा है भाई, 4 बजे आपकी नींद खुली, आपने देखा बहुत कोहरा पड़ा है, खुश हो गए, स्कूल नहीं जाएंगे, छुट्टी हो गई। पहले डीएम का आदेश आता था, आई डोंट नो आप उस जमाने के हो नहीं हो, ठीक है, पहले डीएम के आते थे आदेश, 7:20 वाले समाचार में कि हाँ भैया 7 दिन की छुट्टी बढ़ा दी गई। अब तो होता नहीं है सब, ठीक है। तो सेम रीजन है कि जब बादल होंगे ना, और फिर मॉर्निंग में आपने देखा कि अरे क्लाउड गायब हो गए, फॉग, क्योंकि बादल हो गया है। जब बादल दोस्तों आपके होंगे तो उससे क्या होता है, बादल हीट को ट्रैप कर लेते हैं। ओके, जो क्लाउड्स हमारे होते हैं ये हीट को ट्रैप करके वापस भेज देते हैं,
ट्रैप्स हीट, ट्रैप भी कभी कभी कर लेते हैं, ये कभी कभी वापस भेज देते हैं, जाओ भाई वापस जाओ, हीट जमीन पे जाओ। ओके, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जमीन के आसपास गर्मी बनी रहेगी, और जब गर्मी बनी रहेगी तो फिर फॉग, फॉग गर्मी में नहीं बनता, विंटर में बनता है। फॉग को चाहिए होता है लो टेम्परेचर। फॉग की कहानी तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना। और ये अगेन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, एवरी सिंगल लाइन जो मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो प्लीज लिखने पर फोकस कम करो, समझने पर करो। कि मैं आपको ये समझा रहा हूं कि बहुत ऑब्वियस है ये समझना कि भैया सन तो यही रहता है, ये आपका इक्वेटर होता है, तो भैया इक्वेटर पर ही मैक्सिमम गर्मी होगी ना, ऐसा नहीं है। बिकॉज यहां गर्मी रहती है बहुत ज्यादा, इसलिए हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, और ऊपर बादल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बहुत ज्यादा बादल आपको देखने को मिलेगा यहां पर, इवन डेली बारिश होती है इक्वेटर के पास। तो क्योंकि बादल बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए यार इंसोलेशन सही से जमीन तक नहीं रह पहुंच पाती ज्यादा। इसीलिए दुनिया का सबसे गर्म जगह है आपका यहाँ पर, राइट, आपके इस तरफ आपको दुनिया, सॉरी, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में आपको दोस्तों ज्यादा गर्मी इसलिए देखने को मिलती है, ज्यादा इंसोलेशन देखने को मिलती है। बस यहां पर वही सेम चीज आपके लिखी गई। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को प्लीज ध्यान रखना। दूसरा एक बात यहां लिखी गई है कि जनरली सेम लैटिट्यूड पर इंसोलेशन आपका ज्यादा होता है कॉन्टिनेंट्स पर एज कंपेयर टू ओशन, राइट। इसके लिए प्लीज एक चीज समझना कि यार जो आपके, जो पानी होता है हमारा, ओके, जो ओशन होता है या पानी होता है, पानी गर्म होने में टाइम लेता है, पानी ठंडा होने में भी टाइम लेता है। लेकिन ये जमीन की खासियत है, जो दोस्तों हमारी जमीन होती है, जमीन की खासियत क्या होती है कि ये गर्म भी बहुत जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत जल्दी होगी। ओके, ये हीटअप भी बहुत जल्दी होती है, बहुत फास्ट गर्म होगी, और बहुत फास्ट ठंडी भी होगी। ध्यान रखना, बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी, ये आपकी प्रॉपर्टी है जमीन की। कभी आप लोग जैसलमेर गए हो, आई एम श्योर गए होंगे आप में से बहुत लोग। ओके, जैसलमेर अगर कभी आप जाएं, जैसलमेर में कभी आप विंटर में जाना, ठीक है, जनवरी के आसपास। तो जनवरी के आसपास जैसलमेर में क्या होता है, जनवरी के आसपास जैसलमेर में आप देखोगे भाई दिन का टेम्परेचर वहां 22 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, और रात का टेम्परेचर -10 तक जा रहा है। पता है क्यों? बिकॉज जो जमीन है वहां की ना, बहुत जल्दी गर्म हो रही है दिन में, और बहुत जल्दी रात में ठंडी हो जा रही है। ठीक है, ये चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी ओशन में। ओशन टेक्स टाइम, पानी को गर्म ठंडा होने में टाइम लगता है, इसीलिए लाइन लिखी गई है। और एग्जामिनेशन में आपसे लाइन पूछेगा, एग्जामिनेशन में आपसे बोलेगा कि यार ये जो ऊपर के एरियाज है वहां ये बताओ कॉन्टिनेंट जल्दी गर्म होगा या ओशन जल्दी गर्म होगा, या कहां पर ज्यादा वो होगा बेसिकली। ठीक है, तो दोनों चीज प्लीज ध्यान रखिएगा प्रभु। ठीक, परफेक्ट। तो पहले भैया जी छुट्टी मिलती थी कि बारिश, सॉरी, मौसम खराब है, फॉग हो गया है अब छुट्टी मिलती है कि पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है। लेवल देख रहे हो, अभी हार्डली 10 साल हुआ होगा, 10 साल पहले हम लोग को छुट्टी किस लिए मिलती थी विंटर में, कि भाई बहुत ज्यादा फॉग हो रहा है, डीएम ने आदेश दे दिया छुट्टी। लेकिन अब मिल रहा है कि भैया पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया ये सारे फैक्ट्स प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। अबाउट इंसुलेशन, बहुत प्यारा टॉपिक दोस्तों आपका होता है इंसुलेशन, बिकॉज सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। आगे आप बायो में जो खाना वाना बनवाते हो तुम, है ना, ऑटोट्रॉप से लेकर जो आप पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस, यहाँ से लाइट एनर्जी आएगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसके बाद आपका H2O का स्प्लिट होगा, देन आपका CO2 रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा प्लांट्स में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है एक्सेस एनर्जी आपके एनिमल्स में, राइट। आपके हमारे रेड कलर के लिए मैक्सिमम होता है फोटोसिंथेसिस, ग्रीन के लिए मिनिमम होता है। ये जितनी बातें मैंने यहाँ बोली, हर एक बात याद है ना, पता है ना, बायो पढ़ चुके हैं हम लोग सीरियस वाले। भैया फॉग में हमें बादल कैसे दिखेंगे, हमें सामने का ही नहीं दिखता हमें तो जब बादल होगा तो फॉग ही नहीं होगा भाई, क्योंकि फॉग, क्या भाई, मेरे गांव में नेटवर्क का इशू है, लाइव क्लास में बफरिंग होती है, इसलिए एक रिक्वेस्ट है, गूगल फॉर्म टेस्ट में पिछले दिन का टेस्ट लीजिए।
तो उज्जवल ये आपने बोला तो कुछ और रिक्वेस्ट कुछ और चीज के लिए। गूगल फॉर्म लाइव क्लास में नहीं होता प्रभु, एक टाइम फिक्स होता है, सीरियस वालों जितने हो। चलो ठीक है, तो इन चीजों को प्लीज ध्यान रखिए। ओके, एल्बिडो से लेकर ये सारी चीजें और सारे सवाल मैं आपको दिखा दूंगा सीएसई के लेवल तक। चलो नेक्स्ट, स्लैंट रेज हमने पढ़ लिया, इसके आपके हमारे क्या होते हैं। अब दो तीन टर्म आप और सीखेंगे, राइट, दो तीन टर्म्स यहां पर क्या होते हैं। उसके पहले एक बहुत बेहतरीन चीज मैं आपको सिखाता हूं, और एक बहुत बेहतरीन फिनोमेना, राइट। और जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये चीज अपने को पता होनी ही चाहिए। एक आपका टर्म होता है कोरिलेस फोर्स, आई एम श्योर आपने सुना होगा, राइट। यहां मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। वी हैव अ कोरिलेस फोर्स। ओके, कोरिलेस फोर्स क्या होता है? आई एम श्योर आप सबने शक्तिमान देखा होगा। कुछ लोग बड़े सुपर हीरो देखते होंगे, बट हम लोग शक्तिमान वाले हैं, ठीक है। शक्तिमान ऐसे गोल 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 ऐसे घूम रहा होता है ना, देखा होगा। जब शक्तिमान ऐसे घूम रहा होता है तो आसपास ऐसे हवा उड़ रही होती है, हवा थोड़ेगी ऑब्वियसली आसपास की और सारे ऑब्जेक्ट्स भी उड़ रहे होते हैं। जब भी कोई जैसे गोल 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 खूब तेज घूमती है, आसपास की चीजें भी उड़ने लगती हैं। एक बार आप भी घूम के देखो, राइट। आज एक काम करना, खूब जितना तुम्हारे अंदर शक्ति हो उतना जोर से ऐसे घूमना, गोल 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 गोल, और फिर देखना क्या होता है। फिर आके बताना मुझे कल क्या हुआ, ठीक है। तो जब आप ऐसे घूमोगे तो आसपास की चीजें भी घूमती हैं। सिमिलरली दोस्तों क्या होता है कि जब अर्थ हमारी रोटेट करती है, जब अर्थ रोटेट करती है, और प्लीज ध्यान रखना अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ आपकी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं। जब अर्थ रोटेट करेगी तो एक फोर्स उत्पन्न होता है, दैट पर्टिकुलर फोर्स रोटेट्स एवरी सिंगल थिंग। ओके, इट इन्फ्लुएंसेस ऑलमोस्ट एवरी सिंगल phenomena, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड कोरिलेस फोर्स। आपका विंड का मूवमेंट से लेकर पानी के मूवमेंट तक, everything is influenced by Coriolis force, and this Coriolis force is developed all thanks to rotation of the earth। ठीक, ध्यान रखना। अब ये कैसे, देखो, ये मान लेते हैं भैया हमारा अर्थ है, ठीक है। ये है भैया इक्वेटर 0 डिग्री। अभी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे 0 डिग्री क्या है, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो उसको बता रहा हूं मैं, रिलैक्स, ठीक है। देखो मैं ज्योग्राफी वो कन्वेंशनल तरीके से नहीं पढ़ाता कि पहले मैं आपको सिखाऊं लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। पढ़ोगे आप हर एक चीज, ठीक है, डेट लाइन क्या है, हर एक चीज पढ़ेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजी से, वो सब बेसिक्स में आएगा बाद में, ठीक है, देखेंगे। तो ये 0 डिग्री है, ये ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ है विच इज नॉर्थ पोल, ये 90 डिग्री साउथ है विच इज अगेन साउथ पोल, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर अर्थ घूम रही होती है इसके अराउंड ना, ऑर्बिट कर रही होती है एंड ऑल्सो घूम रही होती है, ठीक है। तो पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना कि आपका कोरिलेस फोर्स 0 होता है एट इक्वेटर, ठीक है। तो कोरिलेस फोर्स इज 0, ठीक है, एट इक्वेटर। इक्वेटर पर होता है 0, कोई कोरिलेस फोर्स नहीं होता, राइट। लेकिन नदन हेमिस्फेयर में क्या होता है, ये आपका नदन हेमिस्फेयर है, ये आपका सदर्न हेमिस्फेयर, ओके। नदन हेमिस्फेयर में कोरिलेस फोर्स हर चीज को दोस्तों घुमा देता है राइट की तरफ। हर चीज आपकी राइट की तरफ घूम जाएगी। अगर कोई हवा ऐसे चल रही होगी तो वो ऐसे घूम जाएगी, कोई पानी ऐसे आ रहा होगा तो वो ऐसे घूम जाएगा, और हर चीज को लेफ्ट में घुमा दिया जाएगा आपके हमारे सदर्न हेमिस्फेयर। कोई चीज अगर ऐसे चल रही होगी तो वो ऐसे घूम जाएगी लेफ्ट में, कोई ऐसे आ रहा होगा तो ऐसे घूम जाएगा लेफ्ट में। उम्मीद करता हूं लेफ्ट राइट पता होगा आपको, इंडिकेटर कौन सा देना होता है और किधर मुड़ना होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो कि कोरिलेस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में हर एक चीज को राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा, एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। हर एक चीज आपकी घूम जाएगी लेफ्ट की तरफ, परफेक्ट। ये चीज ध्यान रखना, ओके। इसके अलावा एक लाइन मैं आपको अभी लिखूंगा जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा हवाएं जब मैं आपको पढ़ाऊंगा।
कि कोरिलेस फोर्स आपका हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। ये लाइन प्लीज ध्यान से लिखना। दिस कोरिलेस फोर्स is perpendicular to pressure gradient force, राइट। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट भैया कहाँ होता है, ये तो पता ही नहीं है ना। आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था क्या, कि मेरे भाई आपको चाहिए होता है प्रेशर डिफरेंस। कहीं पर हाई प्रेशर होगा, कहीं पर लो प्रेशर होगा, और वहीं पर होगी मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इसी को आप कहते हो प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव, राइट। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब जो प्रेशर में डिफरेंस होता है वो, ठीक। तो एक चीज ध्यान रखना कि आपका कोरिलेस फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब इसका मतलब जब मैं आपको हवाएं पढ़ाऊंगा, जियोस्ट्रॉपिक विंड पढ़ाऊंगा, या हवाओं को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है वो पढ़ाऊंगा, फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगता है, कहां पर बाकी आपके फोर्सेस लगते हैं, तब आप इसको सीखेंगे। अभी के लिए एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कोरिलेस फोर्स, जो कि डेवलप होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंड ये चीजों को राइट घुमाएगा इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड ये लेफ्ट घुमाएगा इन सदर्न हेमिस्फीयर। अभी के लिए बस इतना काफी है आपको याद करने के लिए, ठीक है। दिस मच इज एनफ अभी के लिए, ओके। इतना ही प्लीज ध्यान में रखेंगे। परफेक्ट, ठीक है। चलो, इसको हम अभी आगे यूज करेंगे। तो ये था अभी हमारा राइट इंट्रो थोड़ा सा। अभी इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे आगे भी, कहीं भागना नहीं है आपको, ठीक है। मैं आपको बस 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, ठीक है। तो मैं पानी लेके आता हूँ, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये बताओ पहले, मजा आया है भाइयों और बहनों, मजा आ रहा है? बचपन में गोल घूमने की कोशिश करी थी सर, पे टंटोला हो गया। ओके, कल भी करना, ठीक है। कॉपी कल चेक होगी, बिल्कुल कल कॉपी रेडी रखना, ठीक है। मेंटर सेशन का कोई रिकॉर्डिंग ऐड नहीं होगा। इफ यू नॉट एबल टू कम फॉर दैट 1 आवर, प्लीज डोंट अटेंड इट। हर चीज इतना भी वो कर दो भाई। पेपर क्लियर करके रहोगे अच्छी बात है भाई, बट ये सेम बात बार बार मत लिखो, ठीक है। प्लीज पढ़ो उससे होगा, ठीक है। ओके आरन, आप रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, फ्लो अगर आपका टूट जाता है तो आप उसी जमाने के हैं, ठीक है। चलो, ओके। रश्मि दोबारा आप देख लेना, ठीक। पानी गंदा हुआ तो मुस्कान, वैसे इफ एंड बट हम यूज नहीं करेंगे ना, मतलब नॉर्मल हम पानी ही इसको इमेजिन कर रहे हैं ना, ठीक है। चलो 5 मिनट ब्रेक, ठीक, फिर हम स्टार्ट करेंगे। और अभी मजा आएगा, पहले देख तो लो क्या पढ़ना है। कंडक्शन यहाँ, ये पहले टर्म जो मैंने आपको ऊपर सिखाए थे, तीनों में डिफरेंस, और उसके बाद राइट फिर हीट बजट, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। और फिर हम टेम्परेचर का फेनोमेना, किस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर, आइसोथर्म। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा पीवाईक्यू आपके सीएससी के दोनों, सीटीएस में भी आया हुआ है, सीएससी में भी आया हुआ है, आइसोथर्म होता क्या है, कैसे मूवमेंट होती है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो बस यहां मैं लिख दे रहा हूं, सी यू कुछ देर में। भागना मत, पानी नहीं पी लो जाके।